हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप अपनी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की तैयारी को कर रहे होंगे। तो चलिए, इससे पहले हमारी 4 क्लासेज जो है हो चुकी हैं पॉलिटी की। तो आज हमारी क्लास 5 है। ठीक है, आज हमारी क्लास 5 है और हम बिल्कुल टॉपिक वाइज जो आपके एग्ज़ाम सिलेबस में दे रखे हैं टॉपिक वाइज सभी टॉपिक्स को करा रहे हैं। और इससे पहले जो हमारी 4 क्लासें हुई हैं उसमें हम लोग 4 टॉपिक्स को कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हमारा नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट, जो हमारा नया टॉपिक है 5वीं क्लास में 5वां टॉपिक। ठीक है, 10 से 12 मिनट की क्लास में आपके टॉपिक ख़त्म हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो न्यायपालिका की शुरुआत हमारे देश में कैसे हुई देख लेते हैं। न्यायपालिका, हमारे देश की न्यायपालिका एकीकृत होती है। देखिए, एकीकृत का यहाँ पे मतलब है कि एक ही है। एक ही का मतलब जो जैसे सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, तो जो इसके बाद जो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत ही कार्य करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि न्यायपालिका कैसी है, एकीकृत है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई ऑर्डर देगा तो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मानने होंगे वो, और अगर हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर है तो उसे सुप्रीम कोर्ट चेंज कर सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है बिल्कुल शीर्ष पर होता है हमारी न्यायपालिका में। चलिए आगे लिखा भी है कि शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। राज्यों में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंडर होते हैं। भारत में वर्तमान में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। देखिए, आपको इस संख्या याद रखनी है, बहुत बार पूछ लेता है कि वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं। तो कुल 25 हाई कोर्ट हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, न्यायपालिका को स्वतंत्र कार्य करती है। तो देखते हैं उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत हमारे देश में कैसे हुई। तो 1773 के भारत का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सन 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। देखिए, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा भारत में सबसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई, तो आपको वहाँ पर लिखना है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई। अगर ये पूछेगा किस सन में की गई तो 1774 में की गई। ठीक है, दोनों ही अलग अलग बातें हैं और आपको इसमें बहुत ध्यान रखना है। लोग काफ़ी गलतियां कर देते हैं, सन पूछा जाता है तो 1773 लगा देते हैं, लेकिन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, लेकिन स्थापना जो हुई थी वो 1774 में हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं क्या है। तो जो 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजा इम्पे। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है। और इनके 3 अन्य साथी भी थे, यानी कि इनके सहायक न्यायाधीश थे। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। इसके बाद 1937 में देश में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसे फेडरल कोर्ट कहा गया। देखिए, इसके बाद भारत में 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी फेडरल कोर्ट के नाम से, और इसके मुख्य न्यायाधीश जो थे वो थे सर मॉरिस ग्वेयर। तो आपको इनका नाम भी याद रखना है। ठीक है, और इनके 2 अन्य भारतीय साथी थे। इनका नाम क्या था, MOR जैकब और MOS सुल्तान। ठीक है, तो दोनों आपको नाम भी याद रखने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट इनका नाम रहता है जो मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, मॉरिस ग्वेयर, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। फेडरल कोर्ट संघीय न्यायालय के ऊपर, देखिए अगर आपको फेडरल कोर्ट यानी कि संघीय न्यायालय के ऊपर किसी में अगर उसकी अपील करनी है तो वो अपील प्रीवी काउंसिल में होती थी। और ये प्रीवी काउंसिल जो था, ये लंदन में था। मतलब अगर आपको कोई शिकायत करनी है तो ये प्रीवी काउंसिलिंग में हो सकती थी और ये लंदन में था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है। 26 जनवरी 1950 से ही संघीय न्यायालय का नाम सुप्रीम कोर्ट कर दिया गया। देखिए, जो 1950 में जब हमारा देश गणतंत्र हो गया, हमारा अपना संविधान लागू हो गया, बन गया, तो उसके बाद ये जो संघीय न्यायालय था इसी का नाम सुप्रीम कोर्ट कर दिया गया। ठीक है, और इसके पहले चीफ जस्टिस कौन बने, इसके पहले चीफ जस्टिस जो बने थे वो HJ कानिया जी, हीरालाल जे कानिया। ठीक है, इनका पूरा नाम है। देखिए, बहुत बार पूछा जाता है ये कि जो सुप्रीम कोर्ट थे इसके पहले चीफ जस्टिस कौन थे, तो आपको HJ कानिया ही लगाना है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाएगा फेडरल कोर्ट के कौन थे, तभी आपको दूसरे कोई नाम लगाने हैं। ठीक है, अगर आपसे केवल सुप्रीम कोर्ट के पूछा जाए तो आपको HJ कानिया ही लगाना है। ठीक है, चलिए कई बार आपको क्वेश्चन आता होता है पर आपको ये नहीं पता होता लगाना क्या है, तो ये मैंने आज क्लियर कर दिया। ठीक है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट का पूछें तो आपको HJ कानिया ही लगाना है।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है। तो संविधान के किस भाग में, ऐसे भी आता है संविधान के किस भाग में सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है, तो ये है संविधान के भाग 5 में। अच्छा, संविधान में कुल कितने भाग हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं आपको पहले करा चुका हूँ, ठीक है। और कितने अनुच्छेद हैं कुल आपको ये भी बताना है, तो दोनों ही चीज़ें देख लेते हैं। तो भाग 5 में सुप्रीम कोर्ट है और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, 124 से 147 तक। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। अनुच्छेद 124 में है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन, कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन कैसे होगा। देखिए जब संविधान बना था तो उस समय लिखा था इसमें एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 7 अन्य सदस्य होंगे, ठीक है। ये समय समय पर परिवर्तनीय है, बदलते रहते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि अभी तक एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होते हैं, ऐसा नहीं है। मुख्य न्यायाधीश तो हमेशा एक ही रहेगा और अन्य न्यायाधीश जो 7 वाली संख्या है ये बदलती रहती है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल कुल कितने न्यायाधीश हैं, कुल हमारे अभी सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीश हैं। कितने हैं, 34, ठीक है, जिनमें से एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। इसके बाद आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 124(2). देखिए अनुच्छेद 124(2) में क्या है, नियुक्ति। नियुक्ति किसकी, भारत के मुख्य न्यायाधीश की। देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है, ठीक है, मैं लिख भी दिया है जिससे आपको ध्यान रहे। राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। और कौन बनता है, जो देखिए न्यायाधीशों का जो समूह होता है सबसे वरिष्ठ व्यक्ति जो होता है उसे मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है, ठीक है। तो ऐसा कहीं संविधान में नहीं लिखा है कि वरिष्ठ बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा चलता आ रहा है कि सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को ही बनाया जाता है हमेशा मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। उनमें से जो आपके न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्हीं में से जो सबसे वरिष्ठ होगा उसी को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। कुल एक मुख्य न्यायाधीश होता है, आपको पता ही है। वर्तमान में हमारे CJI, देखिए CJI भी कहते हैं इन्हीं को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, या भारत के मुख्य न्यायाधीश एक ही बात है। तो ये वर्तमान में कौन है, NV रमना। और ये कौन से नंबर के हैं, ये 48वें हैं, ठीक है, ये 48वें हमारे CJI होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सेकंड क्या है, तो सेकंड है अन्य न्यायाधीश। तो अन्य न्यायाधीश कुल कितने होते हैं, ये होते हैं, देखिए पहले शुरू में 7 थे, मैंने आपको बताया था, ठीक है, अब ये चेंज हो गए हैं। कितने हैं ये, अभी फ़िलहाल वर्तमान में 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको इसलिए लिख भी दिया आपके नोट्स में, अन्य न्यायाधीश कितने होते हैं, 33। अच्छा, इनकी नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति इनकी भी राष्ट्रपति द्वारा ही होती है, परंतु ये मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर होती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा होती है, किंतु मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्या है। मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष तक का होता है, जब तक वो 65 वर्ष के नहीं होंगे तब तक रिटायर नहीं हो सकते। आगे देख लेते हैं क्या आगे है, अनुच्छेद 124(4). 124(4) में क्या है, पद से हटाना, ठीक है। तो मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है 2 तरीक़ों से, या तो सिद्ध कदाचार या फिर असमर्थता, ठीक है। सिद्ध कदाचार मतलब ये सिद्ध करना होता है आपको कि वो, और दूसरा क्या है, असमर्थता, यानी कि वो असमर्थ है भी न्यायिक कार्य करने में, ठीक है। तो इन 2 तरीक़ों से हटाया जा सकता है। अच्छा, ये कैसे कैसे हटाया जा सकता है देख लेते हैं। इसके लिए आपको एक संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा में, एक प्रस्ताव लाना पड़ता है और जिसकी सूचना आपको न्यायाधीश को देनी पड़ती है 14 दिन पहले से। देखिए 14 दिन पहले से उसको सूचना देनी पड़ेगी कि आपको हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाया जा रहा है, ठीक है। तो ये प्रस्ताव लोकसभा तथा राज्यसभा कहीं पे भी लाया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन में। लोकसभा में इस प्रस्ताव को लाने के लिए आपको 100 व्यक्तियों के हस्ताक्षर की ज़रूरत होती है, तब ये प्रस्ताव आता है। और इसी प्रकार अगर देखें तो राज्यसभा में केवल 50 व्यक्तियों के हस्ताक्षर के बाद ये प्रस्ताव ला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है, 124(6) में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ। देखिए एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ के बारे में दिया गया है अनुच्छेद 124(6) में। शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएंगे, ठीक है। अगर ये आ जाता है कि शपथ का फॉर्मेट किस में है, तो शपथ का फॉर्मेट जो है आपकी अनुसूची 3 में है, ठीक है। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रारंभ में बता देता हूँ, प्रारंभ में 26 जनवरी को कितनी थी, 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। तो अभी आपको देखना है अब वर्तमान में कितनी है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है, अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों के बारे में। देखिए मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन होता है वो होता है 2,80,000 रुपये और अन्य न्यायाधीश जो होते हैं उनका वेतन होता है 2,50,000 रुपये,
ठीक, आगे देख लेते हैं क्या है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, इसका वर्णन भी अनुच्छेद 126 में है। देखिए मुख्य न्यायाधीश के या तो वो अपने पद से हट जाता है, तत्काल ज़रूरत है मुख्य न्यायाधीश की, या वो बीमार हो जाता है या लीव पर होता है, तो उसके स्थान पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है और ये नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। ठीक है, तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा, अनुच्छेद 126 के तहत। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है सुप्रीम कोर्ट में गढ़पूर्ति। देखिए गढ़पूर्ति होता है कि कब तक सुनवाई शुरू नहीं होगी, कितने जज होने चाहिए मिनिमम सुनवाई के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में गढ़पूर्ति कितनी होती है? 3, कम से कम 3 जज तो होने चाहिए। ठीक है, ये कब होता है? सामान्य केस में। लेकिन अगर कोई विशेष केस है, जैसे संविधान की व्याख्या करनी है या फिर कोई विशेष केस है, तो इस स्थिति में 5 जज होने चाहिए गढ़पूर्ति के लिए, तभी आपकी सुनवाई शुरू होगी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या है अनुच्छेद 129 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो भी फैसले दिए जाते हैं वो एक रूल की तरह हो जाते हैं और वो सभी कोर्ट में मान्य होंगे। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कि अभिलेखीय न्यायालय हो जाना। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट क्या है? अभिलेखीय न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार क्या है? कि वो केंद्र और राज्य के बीच के मामले सुलझाता है या फिर राज्य और राज्य के बीच के मामले सुलझाता है। ठीक है, यदि 2 राज्यों में नदी जल विवाद है, ठीक है, नदी जल का विवाद है कि कितना जल कौन सा राज्य यूज़ करेगा, तो उसे सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, कौन सा मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा? तो 2 राज्यों के बीच जो नदी जल विवाद होता है वह सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनता। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है अनुच्छेद 135 में सुप्रीम कोर्ट को संघीय न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। देखिए पूछा जाता है आपसे किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट को संघीय न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं, तो आपको लगाना है अनुच्छेद 135 के तहत। नेक्स्ट है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, इस पे तो आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, बहुत बार आता है एग्जाम में, बहुत बार। ठीक है, कि किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, तो अनुच्छेद 137 के तहत। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है अनुच्छेद 139 रिट निकालने की शक्ति। देखिए मैंने आपको पढ़ाया था मूल अधिकार जब, तो आपको बताया था कि अनुच्छेद 32, ठीक है, किस अनुच्छेद से? 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट निकालता है। ठीक है, तो 32 में जो रिटें होती हैं 5 प्रकार की, उसके अलावा जो रिटें होती हैं वो अनुच्छेद 139 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट रिट किस अनुच्छेद के तहत निकालता है, तो अनुच्छेद 139 के तहत और अनुच्छेद 32 के तहत। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है अनुच्छेद 141 सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सभी न्यायालयों पर आपत्तिकारी होते हैं। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जो भी निर्णय होगा वो हर एक कोर्ट का मानना होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 143 में क्या है? राष्ट्रपति या कानून मंत्री सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति या कानून मंत्री को सलाह दे सकते हैं, तो अनुच्छेद 143 के तहत। ठीक है, संविधान के प्रश्न पर, अगर कोई संविधान संबंधित प्रश्न है तो उस पर सलाह दे सकते हैं। अब इसमें 2 बातें और होती हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसके लिए बाध्य नहीं है कि वो राष्ट्रपति को सलाह देगा ही देगा। ठीक है, दे भी सकता है और मना भी कर सकता है। सेम केस उधर भी हो सकता है कि राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, उसे अच्छा लगेगा तो मानेगा, अच्छी सलाह नहीं लगेगी तो नहीं मानेगा, तो वो भी मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट से हमारी क्लास जो थी ख़त्म होती है यहीं पर। तो उम्मीद करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको हमारी वीडियो से देखने को ज़रूर मिलेगा। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट नोट्स पाने के लिए देखिए, नोट्स के लिए मैं आपको एक लिंक दे दूँगा, उस लिंक के जरिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए और आपको वहाँ पर सभी हैंडराइटिंग नोट्स इसी तरीके से उपलब्ध मिलेंगे। ठीक है, आप अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको समझा तो दिया ही है, बाकी नोट्स जो है हैंडराइटिंग नोट्स ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।